बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इलेक्शंस जो हैं वो 30 अप्रैल को कैसे होंगे, ये वो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पता है। अब फंड्स का मसला हो, सिक्योरिटी का मसला हो, इंतखाबात ना करवाने के लिए जो भी मसले मसाइल हैं उस हवाले से कभी बेंच बनता है, कभी बेंच टूटता है, जो दलाइल हैं वो लंबे होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब राहत आई जब ये खबर आई कि भाई फ़ैसला महफूज हो गया है कि जी इंतखाबात अब कब होने हैं। इस हवाले से जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है और वो कल हम सबको सुनाया जाएगा। क्या फ़ैसला हो सकता है ये तो कोर्ट से बेहतर जानती हैं, सिर्फ अंदाज़े ही हैं और कंटेंट ना लग जाए तो इसलिए हम अंदाज़ों से भी इज्तनाब करेंगे। लेकिन हर किसी को ये सिचुएशन समझने वाले को समझ आ जानी चाहिए कि कल क्या फ़ैसला आ सकता है। 3 रुकनी बेंच है जो कि फ़ैसला कर रहा है। पहले 9 था, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 4 भी हुआ, 4 के बाद 3। और ये जो 3 रुकनी बेंच है जिसने फैसला दे दिया है और महफूज कर लिया है और सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है जो कि कल होगी, ये वही 3 रुकनी बेंच है जिसके ऊपर हुकूमत को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात है। इस हद तक अदम एतमाद है कि आखिरी हरबे के तौर पर हमने देखा कि वीकेंड के ऊपर लंदन में बैठे नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब बोल उठे। वो इतनी तकलीफ में थे कि वो बोल उठे कि भाई सीधी बात है, अगर बेंच ही मंजूर नहीं तो उसका फैसला हमें कैसे मंजूर होगा। अब अगर हम ये देखें कि हुकूमत और नवाज शरीफ साहब इस मामले में यक जुबान हैं तो फिर तो ऑब्वियसली हर समझने वाला शख्स बहुत ईजीली ये समझ सकता और कह सकता है कि इस तरह का बयान हुकूमत की तरफ से आना बहुत अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अपने आप में ये एक इनाकी की तरफ चीज़ों को लेकर के जाता है। बट एनीवेज मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ जो मैं हतमी तौर पर आपको बता सकती हूँ वो ये है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसके अंदर 2 बड़ी जमातें हैं, बाकी जमातों के साथ भी जो 2 बड़ी जमातें हैं जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसमें PMLN है, उनमें भाई फूट पड़ गई है, उनमें दरार पड़ गई है, उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ जाएंगी। और ये कोई पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये वो लड़ाइयाँ हैं जो कि सियासी तौर पर हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग का तर्ज हुक्मरानी समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा की समझ नहीं आ रही है कि जी जो वज़ीर आज़म है वो किस तरह के फैसले और कैसे फैसले कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री की यानी वजारत दाखिला की भी समझ नहीं आ रही और उनको वजारत ख़जाना की भी समझ नहीं आ रही। और इस हद तक अदम एतमाद है और इस हद तक प्रॉब्लम है इनकी तर्ज हुक्मरानी से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि भाई किसी और को दे दो वजारत दाखिला, किसी और को दे दो वजारत ख़जाना, चाहे पीपल्स पार्टी को ना दो किसी और पार्टी को दे दो, लेकिन नून लीग से ये वजारतें और ये हुकूमत नहीं चल रही है। अब आप मुझे बताएं आज के दिन के अंदर इससे बड़ी खबर कोई और हो सकती है? एक और है बहुत बड़ी खबर, वो तो कल आनी है ना, उस पर तो हम कल बात करेंगे। लेकिन आज जो सियासी मामलात हैं, जो जुडिशरी के हवाले से मामलात हैं और कहीं ना कहीं जो मौशी मामलात हैं, उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत पराचे साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी आलिया हमजा साहिबा, आपका सारा इन्हिसार यानी आपकी पार्टी का सारा फोकस, सारा एम्फसिस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि इंतखाबात सबसे ज़्यादा आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा जो डेस्परेशन है इलेक्शंस के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और जाहिर सी बात है वो इसीलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप मेजॉरिटी लेकर के दोबारा हुक्मरानी करेंगे इस हुकूमत में। लेकिन उसके लिए आप खुद कुछ करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें जमाए और तकिया किए बैठे हैं। अब जो भी फैसला जो महफूज हुआ है, कल कुछ भी फैसला आ जाए, 8 अप्रैल का फैसला आए, 30 अप्रैल का फैसला है या 8 अक्टूबर का फैसला है, आप लोग को फैसला मंजूर होगा? एक तरफ आइन है और एक तरफ ये फैसला करना है कि आइन पर अमल करना है या नहीं करना। मुझे तो ये पूछना है कि यहाँ पर जो लोग मुझे ये पहाड़ा सुना रहे हैं 2-3 का या 4-3 का, उनसे सवाल ये करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की पहली लाइन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है हाकमियत अल्लाह की है और उसके बाद अवाम की मर्जी से उसके लोगों को ये फैसला यानी जिनको वो वोट की ताकत से आएंगे उनको इस मुल्क पर हुक्मरानी करनी है। मुझे ये बता दें 14 जनवरी को पंजाब असेंबली और उसके 3 या 4 दिन के बाद KPK असेंबली डिसॉल्व हुई है।
अब इसके बाद क्या होगा? मान लिया इनका 4-3 का पहाड़ा, मैंने भी मान लिया, आपने भी मान लिया, उसके बाद यानी 15 अप्रैल के बाद जो यहां पर हुकूमत बैठी है वो आईनी होगी या गैर आईनी होगी, वो किस तरह से फैसला करेगी। बजट जून के बाद तो वो इस बजट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, ट्रांसफर पोस्टिंग वो कर नहीं सकती। इस मुल्क को किस तरह से चलाना है? नजरिया जरूरत पर चलाना है या आइन पर चलाना है? इमरान खान क्या कह रहे हैं? और इमरान खान ने तो कभी ये कहा ही नहीं है। 9 अप्रैल को वही बेंच था जिस बेंच की वजह से आज ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है। कल जब लंदन ले लें, इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें या पेशावर बैठे हुए इनके लीडरान ने उन पर अदम एतमाद किए, तो बेसिकली पहले तो इनको रिजाइन करना चाहिए था हुकूमत से। उसके बाद ये आते और कहते हमें इन चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद है, क्योंकि आप इन चीफ जस्टिस और इन्हीं जजेस के फैसले पर मार्ज़े वजूद में आए। फिर इनके लूप होल्स आप ये देखें, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है। खान साहब ने ना यहां सिर्फ एक मातहत अदालत का वारंट उनको दिया जाना था, उस पर आपको पता है पूरा लाहौर इन्होंने मैदान जंग बना दिया था। और आज ये पूरी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है, कहीं से 13 जमातें हमला आवर है, कहीं से वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ वो भगोड़ा। मुझे आज ये बता दें, बदनसीब मुल्क नहीं होगा मेरा कि अगर मेरे मुल्क की अदालत के ऊपर बाहर बैठा हुआ एक भगोड़ा ये मुझे जो मर्जी टर्म्स में कहें, जो मर्जी मेरे वर्ड्स पर ये एतराज करें। क्या एब्सकॉन्डर का मतलब भगोड़ा, फरारी, इश्तिहारी नहीं है? और उसके बाद इधर बैठी हुई उसकी वो बेटी जो खुद कल को ये बड़े आराम से ये कह देगी मेरा तो इस हुकूमत में कुछ लेना देना ही नहीं है, सवाए प्रोटोकॉल के, सवाए हर डिसीजन मेकिंग के, सवाए सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के, सवाए जजेस पे हमला करने के। क्या उनके फैसलों के ऊपर मेरे मुल्क का आईनो कानून चलेगा, या एक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रखी थी जिसे हम कहते थे उस पर ये मुल्क चलेगा? छोड़ दें पीटीआई को। इस वक्त पीटीआई के साथ तो जो होना है ना वो हम 12 महीने भुगत चुके हैं, 3-4 महीने और भुगत लेंगे। लेकिन इस मुल्क में क्या होना है, मेरे अवाम की इस वक्त जो 3-4 महीने के बाद क्या होगा? आटे की बोरी क्या ठंडी हवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी? यानी आपका मुश्किल वक्त सिर्फ 3-4 महीने का है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मेरी एक मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ ना कि हम तो हर जबर भी बर्दाश्त करें, हर जुल्म भी बर्दाश्त करें, हर अबडक्शन भी बर्दाश्त करें, हर एफआईआर भी बर्दाश्त करें, अपने घरों के तकद्दुस को भी पामाल करें, अपने हमारे साथ जो जो कुछ हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, क्या मेरा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि बाहर बैठा हुआ एक भगोड़ा मुझे ये बताएगा कि अगर सुबह इलेक्शन कराए तो मैं $500 कल तो आप लोग का स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाएगी ना आलिया, बिकॉज़ कल तो फैसला आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा आप वो मानेंगी, राइट? ऐसा ही है। हाँ जी बीनेश, देखे मेरी एक बात सुने, हमारा मानना ना मानना, क्या हमने 9 अप्रैल का फैसला नहीं माना था? माना था ना? नहीं, वो जैसे माना था वो आपको भी पता है, वो आपने इन्हीं चीफ जस्टिस साहब को, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये भाई ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया पीटीआई ने कि रात को अदालत खोलनी पड़ी। आप लोगों ने इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के कि जी सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा कि पार्लियामेंट कैसे चलानी है, इजलास कैसे करना है। जी तो मैं यही कहती हूँ, नहीं, मैं यही कहती हूँ, जब उस वक्त हमने ये कहा था, जो आज ही चीखें मार रहे हैं, मैं तो आज भी यही कहूंगी कि पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिशियन के लिहाज से पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कौन सी तौकीर छोड़ी जो आज ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर आके? इन्होंने क्या छोड़ा? आज फैसला आइन पर होना है, आज फैसला पार्लियामेंट की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। हम तो उस वक्त ये कहते थे कि कल तक जो ये टस्वे बहाते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज उस पार्लियामेंट को बेतौकीर करने खुद भंगड़े डालने पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद 63A की भी तो बात कर लें आप। अगर 63A का फैसला वक्त से पहले आ जाता, जिसकी तशरीह हमने 9 अप्रैल से पहले मांगी थी, यही जजेस थे, यही कोर्ट था ख्वाजा आसिफ को रिलीफ देने वाला, मुझे ये बताएं अगर ये फैसले तब पहले आ जाते ना, वो 22 लोग हमारे मुनहरिफ होने वाले इत्तेहादियों को दिखाए जाते, ना हुकूमतें बदलती, ना ये दिन देखने को मिलते। लेकिन अगेन बात यह है, आज मुकदमा मुल्क के आइन का है और मुल्क का आइन रहेगा, या ये जमातें ये फैसला कर लें। वापस आ रही हूं आपके पास। मुल्क के आइन का मुकदमा है भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकदमे को बढ़ चढ़ कर लड़ रही है, मुल्क के आइन का मसला है। शौकत पराजी साहब, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं तो सबसे पहले जो मेरी बेसिक एक इंस्टिंक्ट है और जो मेरी बेसिक ख्वाहिश है कि कल क्या होने वाला, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जो फैसला महफूज है वो तो महफूज है, लेकिन क्या कल के फैसले के आने के बाद हुकूमत महफूज रहेगी? क्या वो गैर महफूज हो जाएगी?
बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आज जो ऑब्जर्वेशन दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उससे तो फैसला बड़ा वाज़ेह है। मुझे तो उसमें कोई अब एम्बिग्विटी नहीं नजर आ रही। मसलन उन्होंने कहा कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से हुकूमत आगाह नहीं कर सकी। तो जो सेक्रेटरी डिफेंस ने बात की या सेक्रेटरी फाइनेंस में बात की, अगर वो हायल रुकावटें नहीं हैं या वो रुकावटें बन नहीं सकती, तो फिर तो जाहिर है कोई रुकावट नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत हमें आगाह नहीं कर सकी कि क्या मसाइल हैं। तो अगेन जब मसाइल ही सामने नहीं आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो फिर तो फैसला वादे होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उन्होंने वैसे तो आज की दिन कहा था कि अच्छी खबर आएगी, यही अच्छी खबर अब कल आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जब भी कुछ ऐसे केसेस चले हैं तो उन केसेस की जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्जर्वेशन से वाजे होती रही हैं। मैं 93 से कम असेंबलियों का टूटना, बहाल होना या ना बहाल होना मैं देखता रहा हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या हिस्ट्री, जो भी आप कहें। इसलिए मेरे नजदीक या मेरे ख्याल में जो आप कह रही हैं ना कि किसके लिए खुशी होगी, किसके लिए हुकूमत खुश रहेगी या नहीं रहेगी, बात यह है कि हुकूमत कोई कल के फैसले से जा तो नहीं रही ना। ये तो पंजाब के अभी इलेक्शन है। आज तो चीफ जस्टिस ने भी वादे कर दिया कि ये पंजाब के इलेक्शन है, अभी तो केपी के इलेक्शन की बात भी नहीं हुई। दूसरी जो बातें चलती रही कोर्ट में, बेंच बने नहीं बने, वो कभी 6, कभी 9, कभी 5, कभी 4, ये बातें बेमैनी हैं। असल ये है कि जो फैसला कल आएगा, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझे कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये भी गलत बात है। फैसला तो मानना पड़ेगा। अब इस फैसले में इलेक्शन कमीशन फरीक बना हुआ है और बड़ा नैरो उसका जो क्राइटेरिया रखा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख बदल सकता है या नहीं बदल सकता। तो फैसले में इसी को एड्रेस किया जाएगा। और आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई, बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनी जी। सवाल आए सामने कि क्या सदर तारीख दे सकता है। तो कहा गया कि सदर साहब आर्टिकल सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत दे सकते हैं ये तारीख। ठीक है। क्योंकि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि वो तो 48 के तहत एडवाइस के पाबंद हैं, लेकिन यहां कहा गया कि वो इलेक्शन एक्ट 57 के तहत दे सकते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट आने की बात की गई तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि या इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी सेक्शन 58 के तहत वो दे सकते हैं डेट। लेकिन दूसरी साइड से वकील ने कहा कि नहीं, आइन जो है वो सुपर है और एक्ट जो है वो सबऑर्डिनेट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी सदर की तरफ से जब डेट आई तो वहां इलेक्शन सेक्शन 57 हावी हो गया, आइन 48 पीछे चला गया। इधर आई बात तो फिर 218 जो है वो ऊपर आ गया और सेक्शन 58 नीचे चला गया। तो लिहाजा ये अजीब मेरे लिए एज एन ऑब्जर्वर या जर्नलिस्ट बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। बाकी जितनी मर्जी चीजें चलती रहीं सारी इरेलेवेंट हो जाएंगी कल के फैसले में। सिर्फ ये अगर एड्रेस हो गया और इसी की बुनियाद पर फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है तारीख या नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है मुझे बिनेश जी बिल्कुल क्लियर है। बल्कि मैं कहूंगा सीधी बात जो है वो यही है कि मुझे कम से कम वर्डिक्ट बड़ा क्लियर है कि कल क्या आएगा। क्या क्लियर क्या वर्डिक्ट क्या आएगा? वन लाइनर जरा जल्दी से बता दे। 30 अप्रैल, 8 अक्टूबर या कोई बीच का रास्ता? फिर मैं कादिर भाई के पास जा रही हूँ। जी शौकत बराज साहब। नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। जब रुकावटें ही नहीं है इलेक्शन कराने में तो फिर बीच का रास्ता यानी 30 अप्रैल है। ओके फाइन, अक्टूबर की तो डेट दी गई थी ना कि जब रुकावटें थी। ओके वी गॉट वन टेंटेटिव वर्डिक्ट। ये टेंटेटिव है, ऑफ कोर्स इनकी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है। कादिर मंदुखैल साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, बहुत देर की मेहरबान आते आते आपसे तो आज हमने बड़ी बातें करनी थी, लेकिन पहले हम ये फैसले की कर लेते हैं। जो फैसला महफूज है कल गैर महफूज हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। जो भी फैसला आएगा 30 अप्रैल, 8 अक्टूबर या कोई बीच का, मतलब ऐसे तो शौकत बराजा साहब इज माई सीनियर, वो बीच की किसी भी चीज को रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन वट एवर द डिसीजन इज पीपल्स पार्टी को कबूल होगा।
यकीनन पीपल्स पार्टी को कबूल होगा कोई भी अदालती फ़ैसला। पश्तो में कहावत है कि ये साल यानी कैलेंडर को बोल रहा था कि ये साल मुझ पर तुम गुजर जाओगे, लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। मैं ये सवाल सामने रख रहा हूँ कि जब ये 9 रुकनी बेंच थी, 9 से 7 हो गई, 7 से 5 हो गई, 5 से 3 हो गई है, और फिर जिस हॉनरेबल जज के ऊपर एतराज़ था वो पहले निकल गया, अब दोबारा वापस आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझ रहा हूँ कि बेनिश में और आप और पराचा साहब बैठे हैं, गालबान 3 ही हैं। ये 3 लोग अगर फैसला कर लिए तो वो ज़्यादा मुस्तनद होगा, या अकेले आप या पराचा साहब करें या मैं करूँ तो मुस्तनद होगा। तो मेरा सवाल ये है कि जब अपोजिशन का या मौजूदा हुकूमती पार्टियों का सबका एक असरार है कि फुल कोर्ट का फैसला सुनाया जाए, आखिर फुल कोर्ट में ऐसा क्या मसला है जिसकी तरफ जो है ना वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब नहीं जा रहे। तो मेरा ये सवाल है, कल फैसला आ जाएगा, यकीनन मानना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब आपका फाइनेंस मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में नहीं कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की पार्टी करे कंगाल हो चुका है, श्रीलंका बन चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है वगैरह वगैरह, और हमारे बॉर्डर एरिया में ये हाल है कि अफवाज पाकिस्तान कह रहे हैं हम नफरी दे सकते हैं, और फिर उसके अलावा जो है ना खुद जुडिशरी उनको जुडिशल ऑफसरान देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और फिर अगर आप 90 डेज़ का, या पीटीआई के दोस्त 90 डेज़ के जो है ना वो बातें कर रहे हैं, तो 90 डेज़ तो उस दिन ख़त्म हो गए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 30 अप्रैल को, क्योंकि 90 डेज़ तो 12 अप्रैल को पूरे हो रहे, तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो गए। तो ये ऐसी सूरत हाल में मैं वही कैलेंडर की बात करूंगा। एक सूरत हाल और भी है, नहीं कादिर भाई, एक सूरत हाल और भी है। वो सूरत हाल ये है कि द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग कि भाई ये बहुत ही फजूल किस्म के ग्राउंड्स हैं जो कि रीजंस दी जा रही है। सिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है जी, पाक अफवाज नहीं आती, बर्री के जवान आ जाएंगे, नेवी के जो ऑफिसर्स है वो आ जाएंगे, वो भी फौज होती है। बजट का आप लोगों ने प्रॉब्लम बताया, उन्होंने कहा ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बजट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस हम देते हैं, आप हमारी तनख्वाहों में से कटौती कर ले। नहीं सर, ये सवाल नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आप आधी चीज बता रहे हैं, बाकी चीज नहीं बता रहे हैं। सो जो आपके ग्राउंड्स है ना हुकूमत के, इलेक्शन कमीशन के जो ग्राउंड्स हैं कि जी इस बेस के ऊपर इंतखाबात नहीं हो सकते, वो एक एक करके वो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए। अब आगे बोले। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि इन 2 असम्बली का इलेक्शन अगर हो गए, खुद सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है कि दिसंबर 2022 से पहले अपने मरदमशुमारी करानी है, और पीटीआई की हुकूमत ने 5 अरब उसके लिए रख भी दिए, मगर मरदमशुमारी शुरू नहीं किया। आज मरदमशुमारी चल रही है, और अगर इन 2 सूबों का इलेक्शन हो गया तो जो भी हुकूमत वहां पे आएगी, तो इसका मतलब जनरल इलेक्शन में जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होगा वहां तो निगरान सेटअप नहीं होगा, वहां तो सूबाई हुकूमत जिसके हाथ में होगा फिर उसी के ऊपर इल्जाम आएगा। उसके अलावा जो मरदमशुमारी के बाद, मिसाल मेरा हल्का NA 249 है, अगले इलेक्शन में मेरा हल्का 242 हो जाएगा, मुझे नहीं पता कौन सा हल्का मेरे पास होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन सर ये तो कोर्ट ने माननी है ना, मुझे क्या मनवाना है आपने सर? आवाम को क्या पता भाई, इलेक्शन होने हैं 90 डेज के अंदर, 90 डेज में नहीं हो रहे। सर एक मिनट, आप तैयार हैं, आपने इलेक्शन नहीं कराने, आप उसकी जो भी रीजंस दे रहे हैं, हुकूमत है उसने फैसिलिटेशन देनी है इलेक्शन कमीशन को, नहीं मिलती इलेक्शन कमीशन, आप फिर कंटेम्प्ट के लिए तैयार हैं? फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत ही खतरनाक जो मंजर कशी की है, आप तक वो पहुंची होगी कि कौन कौन हुकूमत में से जा सकता है, वजीर आजम का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, आपके वजीर खारजा का क्या मुस्तकबिल हो सकता है। आर यू रेडी कि जी मुल्क में एक इमरजेंसी लग जाए फिर, और फिर जो हुकूमत है उसको कंटेम्प्ट के चक्कर में निकाल दिया जाए? आप रेडी है ना? फिर तो आपका रोना धोना नहीं होगा ना। किसको धमकी दे रहे? फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, हमने जाली मुकदमे में फांसियां दी की है, हमने बेनज़ीर के कातलों को बेल बरी करते हुए देखा है, हमने आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल में देखा है, हमने डॉक्टर आसिम खुर्शीद शाह को जिस तरह के 200 से ज़्यादा जाले शहीद हो चुके। किसको धमकी दे रहे फवाद चौधरी? और ये फवाद चौधरी थे जिसने कहा कि जुडिशरी ये जो 139 नंबर पर क्यों है, कोई तो वजह है। ये फवाद चौधरी का कोर्ट कर रहा हूं। दूसरी बात है, इन चीज़ों से हम नहीं डरने वाले। बेनश एक और सवाल ले लें, मेरा एक सवाल है, इन सब चीज़ों के बाद मैं जिस कमेटी को चला रहा हूं, यहाँ हजारों के पास खाने का पैसा नहीं है, यहाँ रिटायर्ड मुलाजमीन जो है ना उनके पास पेंशन का नहीं है, यहाँ 1000 बेवा है रेडियो पाकिस्तान की, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वह यहाँ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, यहाँ रेलवे के मुलाजमीन को अभी तक पेंशन नहीं मिली है इस महीने की। आप मुझे बताओ, इन सब के पेट पे पत्थर बांध के, और चीफ जस्टिस साहब खुद ऑफर करे उसकी तनख्वाह से भी 17 लाख में से 2-4 हज़ार काट के, आप मुझे बताओ कि अगर आप इलेक्शन करा देंगे तो क्या भरोसा इस शख्स का कहते नहीं, ये सही नहीं है, दोबारा कराओ। ये बात ठीक है, मुझे मैं जवाब लेती हूं, किसी के पास जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया, अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड एक्चुअली आई रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। ये सिर्फ सवाल पीपल्स पार्टी का, नून लीग का नहीं है, ये मेरा भी सवाल है कि अगर इंतखाबात हो गए और जब भी हुए तो आप उन इंतखाबात को मान लेंगे? ये तो नहीं होगा कि अगर आपकी हुकूमत नहीं आई तो आप फिर कहेंगे कि नहीं नहीं जी अब दोबारा इंतखाब कराओ? अच्छा बिनेश, ये तो मेरे ख्याल में ये सवाल ही नहीं है और ना इसका कोई ऐसा जवाब हो सकता है। ये हमें तो डर ये लग रहा है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे और हम 2/3 से भी ज़्यादा वोट्स लेकर आ जाएंगे और ये पार्टियां कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी, तो ये इलेक्शन मानेंगी या नहीं मानेंगी? तभी तो ये इलेक्शन में जाने से डर रही हैं। हमारा मसला ही नहीं है। हम तो इस वक्त इंशाल्लाह ये बिल्कुल ये ज़मानत जब्त टीम में बैठी हुई हैं और इनको खुद भी पता है भागना क्यों है इन्होंने। लेकिन जो बेसिक बातें यहाँ पर हैं ना, मेरे भाई जज्बाती भी बहुत हैं लेकिन सादा भी बहुत हैं। अभी इन्होंने इतनी बातें की, इसके लिए पैसे नहीं है, इसके लिए पैसे नहीं है। अभी मैं कल ईसीसी की रिपोर्ट पढ़ रही थी, वो जो एक अमेंडमेंट पेश की गई है ना भगोड़े के लिए, मोहसिन दावड़ के इजला के लिए, अपने भाई के लिए मैं बता रही हूँ कि आप तो हुकूमत का हिस्सा है लेकिन मोहसिन दावड़ को आपने स्टैंडिंग कमेटी भी दी है और एक अमेंडमेंट पेश करने के लिए 5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी दी है। इन्हीं के एमएनएस के लिए, सिंध के एमएनएस के लिए 60 करोड़ ईसीसी ने अभी परसों की बात है उन्होंने मंजूर की है। मौलवी अब्दुल वासे माशाल्लाह, वो जो जिनके फजलुर रहमान साहब आकर जो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहे थे, एक वहां से भगोड़ा लगा रहा था, एक यहां से इन्होंने मौलाना साहब रखे हैं कभी जीएचक्यू को धमकियां लगाने के लिए, कभी अदालत को। उनकी मिनिस्ट्री यानी वजारत हाउसिंग के लिए 1 अरब 70 करोड़ की जो है ना इन्होंने ग्रांट इशू की है। और सुन लें आप, वो जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं जो कल के इनके एस्पिरेंट जो हैं वो हैं कैंडिडेट भी हैं टिकट के, उनके लिए यानी उनको तकरीबन कोई 3 करोड़ 70 लाख रुपया मिलता है। उनके सिर्फ पेट्रोल की मद में जो है ना 25 लाख मिलते थे, 75 लाख कर दिए गए हैं और 77 लाख उनके बजट में इनको लग रहा था कमी हो गई है, थोड़ा सा बजट उसमें भी इजाफा कर दें। फिर ये जो इनके वजीर आजम साहब हैं, ये अभी ये पिछले 1 हफ्ते की मैं इनकी शाह खर्चियां बता रही हूं, उनके हेलीपैड के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 80 मिलियन अप्रूव्ड किए हैं और फिर इनकी शुगर मिलों के लिए 10 अरब की मंजूरी हुई है। अवाम का भी जो आटा, ये जो आटा बांटने के लिए इन्होंने जो मौत बांट रहे हैं ना, उसमें भी 10 अरब की एडिशन वो की है और मर्दमशुमारी के लिए 34 अरब रुपया डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए रिलीज किया है। लेकिन 11,200 अरब में हम 20 अरब इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। लेकिन अवाम जाए आप लोग इनको लिख के दे दें, जहर खाने के, आप लोग इनको लिख के दे दें कि इलेक्शन होंगे, आप इंतखाबात को भी मानेंगे, उनके नताइज को भी मानेंगे। मैं मसला यहीं पे सॉल्व करा देती हूँ, लिख के दे दें इनको। कहाँ लिख कर देना है? नहीं, कहाँ लिख कर देना है? बीनिश मेरी एक बात सुन ले, कहाँ लिख कर देना है? इनसे आप लिखवा लें, इनकी जमानतें जब्त होंगी तो ये शोर तो नहीं डालेंगे। मैंने आपको बता दिया। नहीं तो ये शोर डाल के बेचारे करेंगे भी क्या? आलिया एक मिनट, मैं आपको पहले खबर दे दूं, आप ही को खबर दे दूं। इंपॉर्टेंट बात है, सुन तो लें दीदी, सुन लें, इसको साथ जोड़ लीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब को सऊदी बादशाह ने बुला लिया है और नवाज शरीफ साहब को स्पेशल इनविटेशन दिया है और उनके तुफैल, आप ये जिनके बारे में ऐसे बातें करती है ना, नवाज शरीफ साहब को आप देखें इतनी इज्जत मिली है माशाल्लाह से, और नवाज शरीफ साहब के तुफैल, उनका जो भाई है जो कि इस मुल्क के वजीर आजम है, वो भी जाएंगे उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। आप तो नवाज शरीफ साहब को इतना हल्का ले रही है, ना करें ये देखें। और सिर्फ जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो अकेले थोड़ी ना जाते हैं, मौलाना साहब भी जाएंगे उनके साथ, मुझे लगता है बिलावल भुट्टो साहब भी जाएंगे उनके साथ जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम होगी, मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा जा रही हैं। आप ऐसे बैठ के बस बातें करती रह जाएंगी। अगलों ने वीआईपी पूरा हज भी करना है, उम्रा भी करना है और इसके अलावा उनकी सऊदी बादशाह के साथ मुलाकात भी होनी है। मेरी एक बात सुने, इससे अवाम को कितना फायदा होगा? मुझे ये सारा आपने ये जो करके बताया, मेरी अवाम को आटा मिल जाएगा, मेरी अवाम को सस्ते दामों चीनी मिल जाएगी, बिजली की कीमतों में कमी आ जाएगी, मेरे मुल्क का कर्ज कम हो जाएगा। अगर ये जो है ये अगर शाही टोला जिनके मैंने सुना है मुलाजमाएं और जिनकी कनीजें और जिनके नौकर ऑलरेडी उनके जाने से 10 दिन पहले ही वहां जाकर उनके रहने और रिहाइश का इंतजाम करने लगे, ये बात है जिसकी वजह से यहाँ पर हम $1 अरब के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं। क्यों हमारे
ऊपर सऊदी, कतर वाले, यूएई वाले, बिकॉज वो ये यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर हम टाई कोट करेंगे, ब्रीफकेस उठाएंगे, 10-10 नौकर पकड़ेंगे, एक शाही खानदान उठाएंगे, एयरफोर्स 1 के तैयारे पकड़ेंगे और वहां जाकर हम शाही हज भी करेंगे और अवाम के लिए हम ढेरों सारी दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह हमारे अवाम का कुछ भला कर दे। को खुदा को माने, मतलब मुझे अफसोस इस बात का नहीं है, छोड़े हम कहां से कहां चले जाएंगे। यहां पर कल तक जो जो पनाह गाहों पर, लंगर खानों पर कोई भूखा ना रह जाए पर हमें ताने कसते थे ना, आज अवाम के लिए धक्के, अम्पेल, मौत रखी हुई है। कहीं पर टियर गैस की शेल रखे हुए हैं कि जी तुम आटा तो लेने आओ, हम तुम्हारे साथ सलूक क्या करते हैं। आप मुझे ये बता दें कौन सा फायदा इस सारी चीज से मेरे अवाम को होगा। अगर कोई फायदा होगा तो मैं कहूंगी आपने 60 लोग लेकर जाने, 100 लोग ले जाए। बात इस चीज की है ही नहीं बीनिश यहां पर जो बात की जा रही थी ना, आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट। यहां पर पहले बात हुई, फैसला तो 3-2 का भी आया था ना, इन्होंने क्या रिएक्ट किया था, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन हुई? अगर उस पर इंप्लीमेंटेशन होती तो दोबारा आज हम इस बहस में ना पड़े होते कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की कोई डेट क्यों नहीं दी थी। मैं जो यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये इनको, हम तो फैसला कोई भी आएगा चाहे हमारे अगेंस्ट आए, हम कबूल कर लेंगे। ये क्या करेंगे जिन्हें आदत है कि उनका जो फैसला हो वो जाती उम्रा के गुलाम जज करें। वेट करें, कोर्ट में या तो रफीक ताड़र से ब्रीफकेस लेकर फैसला हो या शहबाज शरीफ की फोन कॉल पर डिक्टेशन लेकर फैसला हो, तभी तो इतना तिल मिला रहे हैं। यहाँ पर ये जो मेरे भाई फुल कोर्ट की बात करें, इनसे क्या, आपके हुकूमत वाले ही आज फुल कोर्ट से 6 जजेस के ऊपर आ गए हैं। और फारूक एच नाइक वाज द वन, जब ये 5 रुकनी बेंच बात कर रहा था तो उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ली थी। जो बहुत सी बातें आपने की हैं, पूछ लेते हैं, हुकूमत से पूछ लेते हैं, जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कादिर मंदोखेल साहब, एतजाज़ एहसन साहब बोलते थे, मुझे समझ में आता था कि चलें ठीक है जी, एतजाज़ एहसन साहब बहुत ही ज़्यादा जमहूरियत को फॉलो करते हैं, उनकी इंक्लिनेशन है इमरान खान साहब की तरफ, समझ में आ गई बात। लतीफ़ खोसा साहब बोले तो मुझे समझ नहीं आया, लतीफ़ खोसा साहब के साथ भी ऑफ कोर्स मैंने शो किया परसों, लेकिन जब कादिर मंदोखेल साहब भी बोल पड़े कि भाई वो वजारत दाखिला से सेटिस्फाइड नहीं है, वजारत ख़जाना से सेटिस्फाइड नहीं है, वजारत दाखिला वजारत ख़जाना किसी और को दे दे, नून लीग के बस की बात नहीं है, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम होगी। आपने इमरान खान साहब से क्या लड़ना है कादिर मंदोखेल साहब, आप तो आपस में लड़ पड़े। देखिए, आपका सवाल से पहले यकीनन मुख्तसर में दूंगा, अगर हम आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, वो अगर कोई चीज़ सही नहीं चल रही हो तो उसको पॉइंट आउट करती है, जो कि हमने की है। नंबर 1 बात, मेरी बहन आलिया ने जिस तरह कल भी एक चैनल में कहा कि मोहसिन दावड़ को 5 अरब ले, ज़रा इनको ये बता दे कि आपकी सूबे में फाटा जब जम हो गया, वहाँ पे उनकी जो फंड थे, उस फंड में समझ लो कि 1% भी 5 अरब लिए 2 दिन पहले, बल्कि पिछले हफ्ते फाटा की जितनी भी अरकान कौमी असम्बली ने बाइकाट किया है, और ये मेरी बहन आलिया उसको उस आईनी तरमीम से जोड़ रही है। और 5 अरब दिए, 5 अरब भी समझ लो उनके मुंह में ज़ेरे के बराबर है जो दिया उन्होंने, और ये एक मोहसिन दावड़ को नहीं दिए, ये तमाम अरकान जो असम्बली थे फाटा के उनको दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंध वाले को 5 करोड़, जब खुदा का हौज़, 5 करोड़ तो आपके हेलीकॉप्टर का खर्चा एक दिन का है, आप या 5 करोड़ को गिन रही, सिंध को 5 करोड़ दिए है। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है कि 5 करोड़ हमें मिल रहे हैं और अगले वो हो गए। दूसरी वे कह रहे मिलों को, शुगर मिलों को 10 अरब मिले। ओ भाई खुदा का वास्ता कुछ तो स्टडी करके ले, रोज़ाना आप कैलकुलेटर और कागज़ पेन लेके बैठी रहती, तो ये भी ज़रा मालूम करो शुगर मिल को किस मद में दिए, क्यों दिए है, क्यों दिया ये ज़रा मालूम करो। शुगर मिल को रिश्वत नहीं दी है, सब्सिडी के तौर पे दिए उसको, जहाँ शुगर जाके चीनी जो है ना सस्ता मिले, आपने तो किया ही नहीं है। उसके बाद आपने सवाल किए कि लिख के दे दे बेनिश, ये इनके ऊपर आप भरोसा कर रही है? ये वही पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक से मना किया था कि यहाँ पे आप जलसा ना करें, तो बाबर आवान उनके दूसरे जो फवाद चौधरी का भाई है, उन्हें लिख के दिए सुप्रीम कोर्ट में, लिख के देने के बाद भी मुकर गए। इमरान खान साहब सीधे ड्यूक पहुंचेंगे, इनके ऊपर भरोसा करेंगे हम कि इनको कोई आता पता मालूम है कि करेंगे। दूसरा, मेरी बहन कह रही कि हम इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी। ये इलेक्शन कौन कराएगा? ये वही इलेक्शन कमीशन कराएगा जिसको आप सुबह शाम गालियां देते हो। आप इस बात की गारंटी देते हो, गारंटी में क्या लूं, आपका तो भरोसा ही नहीं है, कल का फिर मुकर जाएंगे। अभी हाल ही में 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ कराची हैदराबाद में, क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने। आप कहां हो? 14 MNA 24 MNA, 14 में तो एक कट गया, उसकी जगह में आ गया हूं 13 MNA 24 MP है। आप कराची में तीसरे नंबर पे आ गए।
पीपल्स पार्टी जो ना 100+ चली गई है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप की है, और फिर उसके बाद क्या कराची में इमरान खान साहब को हमारी जाले ने नहीं आ रहा है? मलीर में क्या 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 मुल्तान में हमारे एक जाले मूसा गिलानी ने नहीं आ रहा है? पीर साहब समेत आप कौन सी इलेक्शन की बात कर रहे हैं? लेकिन आपका ये रोना धोना, ये सारी चीजें अपनी जगह पे रहेगी। यकीनन आपका इलेक्शन कैंपेन आप जरूर चला है, मगर आप ये बताओ कि आपने अपनी 3.5 साल टेन्योर में आवाम को क्या दिया है? अरे कि नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब की, ये वही नवाज शरीफ साहब है, ये वही नवाज शरीफ साहब है, ये वही नवाज शरीफ साहब है। जब आपको सऊदी अरब ने पैसे दिए 3 अरब रुपए जो आपको रिजर्व रखने के लिए, उसके बाद आपकी करतूतों को देख के उसने बोला लाओ पैसे, आपने चाइना से कर्ज लेके सऊदी अरब को वापस किया है। अगर नून लीग के अगर सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो यकीनन रिजर्व में फायर जो आपने महंगाई की बात के हवाले में सऊदी अरब मदद करेगी उसके हवाले से। आपकी तरह नहीं है जो पैसे दिए हुए वापस कर दो, आपने कर्ज लेके वापस कर दिया। शौकत बराचा साहब, ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है आपको? हकीकत बताए बीनेश। देखें, कंपनी के हवाले से जितनी भी बात आप कर रही हैं या दोनों मेहमान कर रहे हैं, बुज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं, वो बात करेंगे अपने अपने पर्सपेक्टिव में। और यही बातें बीनेश आप भी रोजाना सुनती हैं और मैं भी अपने शोज में या बाहर कहीं बैठा हूं दूसरे चैनल पे तो मैं भी सुनता हूं। असूलन तो ये होना चाहिए था कि जो मुल्क के मसाइल हैं, मसलन मैं अब इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं आइन की बात नहीं कर रहा, आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं होती। जो पार्टी या जो हुकूमत आइन से डिविएट करेगी वो पार्टी या हुकूमत वो चली जाएगी। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। कोर्ट ने तशरीह करना होती है, कोर्ट फैसले देती है, कोर्ट के फैसले माने भी जाते हैं। रिजर्वेशन सारे लोग दिया करते हैं, वो बेंच की कंपोजिशन पे भी रिजर्वेशन आया करती है हमेशा, या फैसलों से भी। आपने खुद भी उसका रेफरेंस दे दिया कि 9 अप्रैल वाले फैसले के हवाले से या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या बातें की गई थी। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम क्या लड़ झगड़ कर, हम मीन हमारी कौम, सिर्फ हम 3-4 नहीं, क्या हम लड़ झगड़ कर और एक ही आर्ग्यूमेंट को 6-6 महीने हम रिपीट करके हम क्या मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? क्या जो इस वक्त क्राइसिस है, मैं नहीं कहता कि ये IMF का मुआहदा इमरान खान ने किया था, सजा ये हुकूमत भुगत रही है, मैं नहीं कहता इस बात को। मैं ये भी नहीं कहता कि ये हुकूमत जो मंदोखेल साहब की है ये जिम्मेदार है या आलिया हमजा साहिबा की हुकूमत जिम्मेदार है। मैं ये जरूर कहता हूं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से, चले जर्नलिस्ट ना भी सही, एक शहरी की हैसियत से हम किधर देखते हैं? बीनेश, आप और मैं जर्नलिस्ट, हम हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े रहे हैं। इमरान खान अभी वजीर आजम नहीं बन सकते, वो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, जो भी जीते, मंदोखेल साहब का अपना आर्ग्यूमेंट है, आलिया हमजा साहिबा का अपना आर्ग्यूमेंट है, जो भी जीते, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई रिजल्ट नहीं मानेगा, कोई नहीं कहेगा कि हम फेयर प्ले से हारे हैं, हम फेयर पॉइंट से हारे हैं। खत्म हो गया। ये शौकत बराचा साहब ने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि कोई भी रिजल्ट नहीं मानेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।